तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं भोकाल मेरा गुलाम कॉमिक्स से। इसकी कहानी स्टार्ट होती है जो हमें ऊपर दिखाया जाता है। जो अन्यथा को स्वीकार नहीं करते उसके जीवन में अन्याय के विरुद्ध जंग हमेशा जारी रहता है। पाप और पावी से सदा लड़ते रहते हैं महाबली भोकाल की तरह। उप ओह, अदृश्य होकर वार करना कायरता की निशानी है दुष्ट। अगर सच्चा वीर है तो सामने आकर वार कर, अगर ऐसे ही नाक काट डालूं तो मेरा भोकाल नाम नहीं। उधर से आवाज आती, आएगा सिद्दीकेतु, सामने आएगा भोकाल, परंतु तेरे नहीं तेरे शव के सामने आएगा। और ऐसा अब होने वाला है क्योंकि अब तेरे विरुद्ध प्रयोग करने जा रहा हूँ अपनी अमोघ शक्ति। अमोघ शक्ति? अरे ये मदमस्त कर देने वाली सुगंध कहाँ से आ रही है? ये मंदिर की घंटियाँ सा मोहक संगीत कहाँ से बज रही है? ये मदमस्त कर देने वाली सुगंध मेरी देह की है सिद्दीकेतु, तुम्हारी कानों में मिश्री घोरने वाली आवाज़ें मेरी पायलों की है। और मैं हूँ चंदा, चंदा नगरी की रानी सौंदर्य और यौवन की सम्राज्ञी रानी चंदा। आगे चंदा बोलती है, हाँ सिद्दीकेतु, और मेरा रूप यौवन सदा के लिए तुम्हारा हो सकता है अगर तुम सदृश होकर भोकाल को काल के मुंह में पहुंचाकर यह युद्ध कर दो। तुम सा वीर इस पृथ्वी पे कोई नहीं है। सिद्दीकेतु कहता है, ऐसा तो समझ लो तुम मेरी हुई चंदा। मैं सदृश होकर अभी भोकाल की गर्दन को अमोघ शस्त्र से काट देता हूँ। ओह, चंदा कहती, ओह मूर्ख, मैं जानती थी कि अगर सदृश होकर मृत्यु भी सामने आए तो राक्षस मारा जाता है। इसके बाद भोकाल कहता है, तुमने जो मेरी सहायता की उसके लिए धन्यवाद चंदा। मुझे धन्यवाद नहीं, तुम्हारे प्रेम चाहिए मेरे प्रिय भोकाल। चंदा कहती है, मुझे वरण करके मुझे धन्य करो प्रिय। भोकाल कहता है, नहीं। इसके बाद भोकाल कहता है, तुमने भोकाल पर जो उपकार किया उसके लिए भोकाल तुम्हें अपने प्राण तो दे सकता है रानी चंदा, परंतु तुम्हारे अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकता। चंदा कहती है, नहीं भोकाल, रुक जाओ, मेरे प्रेम को इस तरह ठुकरा कर ना जाओ। भोकाल चला जाता है। इसके बाद चंदा कहती है, नहीं जाओ, रुक जाओ, नहीं जाओ। चंदा कहती है, भोकाल, उप, हा हा हा, स्वप्न, फिर वही स्वप्न जिसमें भोकाल ब्रह्मांड की सबसे अधिक सुंदर स्त्री को ठुकरा कर उसकी सुंदरता के घमंड को चूर करके चला गया है। ये एक हमें पता चलता है यहाँ पे कि एक जो चंदा है उसकी बहन है अमावस्या, वो कह रही होती है, समाप्त कर अपनी दृश्य शक्तियों का ये खेल। मुझे अपनी स्वप्न दृष्टि शक्ति को ऐसे स्वप्न दिखाना। अमावस्या कहती है, कर देती हूँ, अभी ऐसे स्वप्न दिखाना बंद कर देती हूँ, लेकिन क्या तुम मुझे यहाँ से मुक्ति देकर अपने रूप का गर्वपूर्ण संतुष्टि करना बंद कर देगी और मुझे वह रूपक मणि दे देगी, तेरी सगी बहन होने के नाते जिस पर मेरा भी समान अधिकार है? बोल, दे देगी? यहाँ पे पता चलता है ये नहीं देगी। तू रूपक मणि मुझे कभी नहीं देगी क्योंकि तू कभी नहीं चाहेगी कि मणि की सहायता से ब्रह्मांड में तेरी सिवा कोई और भी चिरायु रूप और यौवन की मल्लिका बने। तेरी सगी बहन अमावस्या बने। मत दे, मैं भी तुझे चैन नहीं लेने दूंगी। तुझे हर क्षण ऐसे स्वप्न दिखाती रहूँगी कि तू रूपवान होते हुए भी अपने रूप को कोसेगी। भोकाल के द्वारा ऐसे ही तिरस्कार कराती रहूँगी तेरे रूप का। हाँ हाँ। फिर चंदा कहती है, अब मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगी, तुझे मार डालूंगी। अमावस्या कहती है, मूर्खों की तरह व्यवहार मत कर चंदा। तुझे मैंने महान तांत्रिका विराट पाश की सहायता यहाँ पर अपने शमनकच में कैद अवश्य कर रखा है, परंतु तू मुझे समाप्त नहीं कर सकती। मेरी शक्तियाँ अभी भी इतनी सक्रिय है, वे मुझे हर संकट से बचाए रख सकती है और वार भी कर सकता है। इसके बाद दोनों में लड़ाई होती है। ओह, अब तो मूर्खता करने लगी अमावस्या। तुझे मैं जब पता नहीं, जब तक रूपक मणि मेरे पास है तब तक तुम जैसी शैतान कुरूपा मिलकर मेरी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आगे चंदा कहती है, क्या हम एक दूसरे के साथ सौदा नहीं कर सकते हैं? अमावस्या कहती है, सौदा? कैसा सौदा? इसके बीच में एकाएक गजब की मिठास भर गई थी चंदा के स्वर में। देख बहना, मुझे भोकाल चाहिए और तुझे रूपक मणि। तूने ऐसी सैकड़ों शक्तियाँ सिद्ध कर रखी है जो कुछ भी कर सकती है। वो विराट पाश के कारण तेरी शक्तियाँ तेरे अपने लिए काम नहीं आ सकती है, परंतु तू अपनी शक्तियों का उपयोग मेरे लिए आराम से कर सकती है। स्पष्ट शब्दों में कहती हूँ, अपनी शक्तियों की मदद से मुझे भोकाल दिला दे, मैं तुझे रूपक मणि दे दूँगी। सच तू मुझे रूपक मणि दे देगी? मैं भी सुंदर हो जाऊँगी। अमावस्या कहती है। चंदा कहती, बिल्कुल, तो ठीक है, मुझे रूपक मणि देने की और भोकाल को अपना बनाने की तैयारी कर ले। अमावस्या कहती है,
मेरी अवगुणी शक्तियों के बल पर शीघ्र ही तेरे कदमों में पड़ा होगा। भोकाल। अमावस्या कहती है। इधर सीन कट के दिखाया जाता है भोकाल को, वो शतरंज खेल रहा होता है। स्त्रियों के साथ शतरंज खेलना आसान नहीं है स्वामी, क्योंकि स्त्रियां चाल के साथ साथ अपनी स्वतंत्रता का भी दाव चलती है, संभलिए। भोकाल कहता है सही कहा, परंतु अगर स्त्रियों के साथ खेलने वाला अपना एकाग्रता स्त्री की स्वतंत्रता की जगह पे खेल पर बनाए रखे तो कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। इस तरह ओह रहने दो रूपसी बहन, ये ऐसे पुरुष है जिस पर अपनी सुंदरता की कोई भी दाव नहीं चलता। सही कहा, लेकिन तुम दोनों की सुंदरता चंदा की सुंदरता के आगे छटाक भर भी नहीं है, इसलिए तभी चंदा आ जाती है और बोलती है चंदा की सुंदरता के आगे कभी भी किसी पुरुष की नहीं चलती है। अचानक चंदा को देखकर भोकाल कहता है रानी चंदा तुम यहाँ कैसे, क्या तुम्हें हमारे पहरेदारों ने नहीं रोका? चंदा कहती है उन्होंने रोकने का प्रयत्न तो किया, लेकिन मेरे रूप के सम्मोहन में ऐसे फंसे कि अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठे, और मैं आराम से तुम्हें यह बताने यहाँ आ गई कि तुम सर्वश्रेष्ठ हो प्रिय भोकाल, इसलिए मुझ जैसा सर्वश्रेष्ठ सौंदर्य भी तुम्हारे पास होना चाहिए। क्या तुम्हें स्वीकार्य? भोकाल कहता है कदापि नहीं। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम जैसे आई हो वैसे ही वापस लौट जाओ, क्योंकि पिछले प्रयासों की तरह तुम्हारा यह प्रयास भी सफल नहीं होगा। मैं तुम्हें यहाँ अपना बनाकर ही ले जाने आया प्रिय भोकाल, और आज लेकर ही जाऊंगी, क्योंकि मैं आगे चंदा कहती है भ्रष्ट जीवनी शक्ति के साथ आई हूँ। भ्रष्ट जीवनी शक्ति के उस चमत्कार ने भोकाल रूप और सलोनी को मानो जड़ कर दिया। ओ नहीं, सारी शतरंज जीवित हो गई। ओह। आगे अमावस्या कहती है ये शतरंज तुझे मेरा गुलाम बनाएगी। विद्युत के उस प्रहार से सलोनी रूपसी को एक तरफ और भोकाल को जीवित शतरंज में डाल दिया। बधाई हो भोकाल, तुझे मेरा बनने का प्रयास शुरू हो चुका है। आगे बढ़ते तभी भोकाल सोचता है आगे बढ़ते ये प्यादे अपने हाथों में मौजूद चमकीली रस्सियों की सहायता से मुझे फंसा लेंगे। मुझे इन सब से एक साथ बचना होगा। यह हमें पता चलता है कि भोकाल शतरंज के अंदर चला गया और वो जीवित हो गया, जिसमें सारे जो कोठी थी वो जिंदा हो गया है, जैसे ऊँट वगैरह जिंदा हो गया। इसमें फिर आगे निकलते ये चमकीली रस्सियाँ मुझे छू भी नहीं पाएगी, भोकाल सोचता है। और ये प्यादों की ख़त्म करने के साथ ये ऊँट था जो तिरछी चाल चलकर मेरे पास पहुंचा है। भोकाल ने अपनी मुसीबत बढ़ा ली। घोड़ा फ्लाइंग कर भोकाल को एक दुलत्ती जड़ देता है। भोकाल सोचता है जैसे ही भोकाल वैसे ही, तो क्या ये मुझे मारना चाहती है? भोकाल सोचता है। ओह, राजा रानी और वजीर एक साथ मुझ पर किरणें छोड़ रहे हैं। उनके हाथों में वार कर देने वाली किरणें, बल्कि जकड़ कर देने वाली किरणें छूट रही, क्योंकि उनकी किरणें जैसे ही मेरे ऊँट पर पड़ी वह जड़ हो गया। मैं भी उसकी तरह जड़ हो जाऊंगा। भोकाल सोचता है अगर मैं उन किरणों की चपेट में आ गया तो। घोड़ा फिर 2.5 घर आगे कूदकर मुझ तक पहुंच गया, ये भोकाल सोचता है। तभी वो दोनों लड़कियां सोचती हमें स्वामी की रक्षा करनी चाहिए। रूपसी आओ मदद करें। चंदा कहती है हाँ, मेरे और मेरे भोकाल के बीच में मत आओ चुड़ैलों, तुम वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। हुआ भी यही, बुरी तरह चीख कर दोनों जा गिरा और इधर तड़प पर गिरा भोकाल और सोचता है घोड़ा मुझ पर प्रहार करके मुझे बेहाल कर देने और राजा रानी व वजीर मुझे फंसा लेने की फिराक में। तलवार मेरे हाथ में है नहीं जो मैं उन पर प्रहार कर सकूं। कैसे निपटूं इनसे? एक रास्ता है, बिल्कुल आसान, खेलने जैसा। मैं बीच से हट जाता हूँ। इस तरह वजीर, राजा और रानी की सीट में मैं नहीं, घोड़े होंगे और ऊँट होंगे। चंदा कहती है वाह भोकाल वाह, तुम्हारी इसी वीरता और साहस पर चंदा तुम पर मरती है। लेकिन अफसोस, मुझे तुम्हारी वीरता और साहस तुझसे अलग करना होगा, क्योंकि इसी के कारण आज तक तुम मेरे नहीं हुए। चंदा द्वारा उछाला गया वह मोती कब भोकाल की पीठ से जा चिपका, भोकाल को पता नहीं चला। भोकाल, अब मैं इस तरह राजा, वजीर और रानी को समाप्त करके चंदा को मार दे दूँगी। अरे ये क्या! तभी इस बार उन तीनों ने जो किरणें छोड़ी वो आश्चर्यजनक रूप से मुड़कर मेरी ही तरफ आ रही है। और फिर इन किरणों के मेरे शरीर से टकराती हैं। मैं बुरी तरह से जकड़ गया हूँ। हाँ भोकाल, बस
चंदा के साथ तुम्हारा शिकंजे से बचे प्रयास समाप्त हुआ। अब तुम मेरे हो, क्योंकि कुछ ही क्षणों में ये किरणें तुम पर पूरी तरह से हावी होकर तुम्हें चंदा के समक्ष पे सामने हाजिर किए जाएंगे, जहाँ तुम सदा हमारे साथ रहोगे। लेकिन ये किरणें ऐसा करे, इससे पहले यहाँ से जाना होगा। भोकाल ने सोचा, उप चंदा यहाँ से जाने के सिवा क्या कर सकती है? उसे बहुत शक्ति है। वो किरणें भोकाल की तरफ ऐसे खींची चली जैसे लोहा चुंबक को खींचता है। फिर चंदा बोली, मुझे तुम्हारे स्वागत के लिए अपने उस कक्ष को भी सजाना है जिसमें मेरा और तुम्हारा प्रथम। इन किरणों के घेरे में भोकाल तिल भर भी नहीं हिल सकता था। उसने सोचा, जो पता नहीं कैसे एकाएक मेरी शरीर की तरफ खींचती चली आई, जबकि कुछ क्षण पहले मेरे पास फटक भी नहीं रही थी। भोकाल सोच रहा था। इस जवाब रूपसी और सोलोनी के पास थी। उसने सोचा, अगर हम उस मोती को सोमे के शरीर से अलग कर देते हैं तो वो क्षमा नहीं हो सकते, परंतु हम ऐसा कर कैसे सकते हैं? इस जीवित शतरंज में तो बाहर से कोई प्रवेश कर ही नहीं सकता। तभी रूपसी कहती, इस शतरंज में प्रवेश करना सोचना आत्महत्या के समान है। हमें कुछ और सोचना होगा। जो सोचना है शीघ्र सोच लो सलोनी। सोमे का पूरा शरीर अदृश्य होता जा रहा है, वो पूरी तरह से अदृश्य हो रहे हैं। ऐसा नहीं होगा रूपसी, ऐसा नहीं होगा। हम सोमे को कभी ना पा सकेंगे, सलोनी कहती। हिरनी की चपलता दिखाकर सलोनी ने अपनी धनुष बाण संभाला और अगर चंदा द्वारा बाहर से फेंका गया मोती इस जादुई शतरंज के अंदर मौजूद स्वामी तक पहुंच सकता है तो बाहर से फेंका गया तीर भी उनके पास पहुंच सकता है। तभी रूपसी सोचती है, हे ईश्वर, कहीं सलोनी का निशाना चूक ना जाए, क्योंकि इसके बाद स्वामी को बचाने का दूसरा अवसर नहीं मिलेगा। अगले ही पल खिलौने की जगह तीर कमान से आई भला उसके कैसे चूक सकता है। मोती भोकाल के शरीर से अलग हो गया। इसी के साथ ही ओह, राजा रानी और वजीर के हाथ से छुट्टी गिरने से मेरा संपर्क टूट गया। अब मैं हिल डुल सकता हूँ। अब मुझे इसका ख्याल रखना है कि मैं दोबारा इस स्थिति में कैसे फंसे बिना इन्हीं के वारों से समाप्त कर दूँ। सलोनी और रूपसी की मदद से भोकाल चंदा के जाल को तोड़ चुका था और चंदा को इसका पता ही नहीं था। वो अपने भोकाल के आगमन की तैयारी में जुटी हुई थी। महक गया है इस कक्ष का कनकन, ऐसे महक गया है कि भोकाल यहाँ आकर फिर जाने का नाम नहीं लेगा। आखिर भोकाल को अपना बनाने का सपना पूरा हो ही गया। भ्रष्ट जीवनी शक्तियाँ उसे लेकर यहाँ पहुँचने ही वाली होगी। चंदा सोचती है, नहीं पहुँचेगी, क्योंकि भोकाल को यहाँ पहुँचाने वाली भ्रष्ट शक्तियों को भोकाल ने काल के गाल में पहुँचा दिया। नहीं, ये नहीं हो सकता, चंदा बोली। अमावस्या कहती है, ऐसा ही हुआ है मेरी मूर्ख बहना। मेरी अत्यधिक शक्तिशाली भ्रष्ट जीवनी समाप्त हो चुकी है और ये हुआ तेरी मूर्खता के कारण। अगर तूने उस शक्ति का प्रयोग भोकाल पर अकेले में किया होता तो वह उससे कदापि नहीं बचता। उसकी 2 बुद्धि ज्ञान पत्नियां उसके पास थी, इसलिए उन्होंने उसे बचा लिया। चंदा कहती, नहीं, ये नहीं हो सकता। फिर अमावस्या कहती, इतना क्रोधित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अधिक क्रोध तुझे पागल कर सकता है और अगर तू पागल हो गई तुझे भोकाल और मुझे रूपक मणि कैसे मिलेगी? अमावस्या ने कहा। चंदा उदास हो गई और बोली, मैं क्या करूं? तभी अमावस्या कहती है, भरी दोपहर में भोकाल को किसी सुनसान और बंजर स्थान पर पहुंचाने का प्रबंध करो। बाकी का काम मेरी परछाइयाँ शक्ति करेगी। फिर एक जाल को बनाया गया। यह जाल भी भोकाल के लिए ही था और भोकाल इसमें फंसने को जा रहा था। टन टन की आवाज़ आती। तभी भोकाल, मैं आ गया हूँ श्रीमान, कहिए आपको मुझसे क्या सहायता चाहिए? तभी, मैं कालू मछुआरा हूँ। मैं और मेरे साथियों के साथ मैं मछलियाँ पकड़ता हूँ। हमें यहाँ भयानक मछुआरों ने बहुत परेशान कर रखा है। वह रोज़ हमारी नाव पर हमला बोल देता है और मछलियों को खा जाता है। कल तो वह हमारे एक साथी को निगल गया। हमें बचाइए महाबली उस भयानक मगरमच्छ के आतंक से। अवश्य, कहाँ पाया जाता है वो मगरमच्छ? भोकाल ने कहा, दक्षिणी लाल बंजर के पास। मैं अभी उसे जाकर समाप्त करता हूँ। और ये कहकर महाबली भोकाल चला गया। यहीं कहीं पास में रहता होगा मगरमच्छ, ये भोकाल ने सोचा। तभी वहाँ पे एक परछाइयाँ आती है जिसे अमावस्या ने भेजा होता है। परछाइयाँ
तभी परछाइयाँ कहती परछाइयाँ तो है यहाँ, उससे ही मिलता जा। तभी भोकाल सोचता है, ओह कहीं मुझे तुझ तक पहुँचाने के लिए कोई षड्यंत्र तो नहीं रचा गया। तो परछाइयाँ कहती बिल्कुल, और अब तू मेरे पास आ पहुँचा है, अब तू मेरे साथ जाएगा। भोकाल कहता है, तू मुझे अपने साथ नहीं बल्कि मृत्यु तुझे अपने साथ लेकर जाएगा। उफ, इसके शरीर से ऐसे गुजर गया तलवार है जैसे हवा से गुजरी हो। ज़्यादा शक्तियाँ यूज करने की ऐसी ज़रूरत नहीं है। तभी भोकाल कहता है, मेरे पास समय बहुत कम है इसलिए। तभी परछाइयाँ कहती है, जितनी भी शक्तियाँ हैं तुम्हारे पास जल्दी जल्दी मुझ पर प्रयोग कर लो, उसके बाद मैं तुझे पकड़ कर ले जाऊँगा। भोकाल कहता है, पकड़ना तो दूर, तू भोकाल के शरीर को छू भी नहीं पाएगा। परछाइयाँ कहता है, परछाइयों को किसी को पकड़ने की ज़रूरत नहीं होती है, शरीर को छूने की आवश्यकता ही नहीं है। वह तो परछाइयों को हराता है कि ये पकड़ी मैंने तेरी परछाइयाँ। और परछाइयाँ ने भोकाल की परछाई को पकड़ लिया। अब चल मेरे साथ स्वामिनी चंदा के साथ। भोकाल सोचता है, अद्भुत परछाइयाँ में परछाई को कैद करके मनुष्य को कैद करने की अद्भुत शक्ति है, और इसे चंदा ने भेजा। उफ। भोकाल सोचता है, वह जैसे जैसे मेरी परछाइयों को खींच रहा है वैसे वैसे मेरे शरीर भी उसकी तरफ खींचता जा रहा है। इस तरह तो वह मुझे खींचकर चंदे के पास ले जाएगा। मुझे स्वयं को रोकना होगा। और ये सोचकर वह तलवार को ज़मीन में गाड़ देता है और उसे पकड़ लेता है। तभी परछाइयाँ कहती है, हाँ हाँ, तलवार को ज़मीन में गाड़ कर क्या तू परछाइयों से बच सकता है? हरगिज़ नहीं। परछाइयाँ तुझे लेकर ही जाएगा और बना के ही छोड़ेगा चंदा का गुलाम। इधर चंदा के ठहाकों से वातावरण गूंज रहा था। उन्होंने सोचा, हाँ हाँ, परछाइयों ने भोकाल की परछाइयों को अपने शिकंजे में फंसाकर उसे बेबस कर दिया। वह शीघ्र ही भोकाल को लेकर यहाँ पहुँचेगा और फिर भोकाल मेरे रूप और यौवन के जाल में फंसकर सदा के लिए मेरा गुलाम बन जाएगा। हाँ हाँ, यह बोलकर चंदा हंसने लगी। तभी अमावस्या कहती है, भोकाल को गुलाम बनाने का सपना देखने वाली मेरी ए बहना, कहीं ये मत भूल जाइयो कि भोकाल के मिल जाने के बाद तूने रूप और यौवन को सदा कायम रखने वाली रूपक मणि मुझे देने का वचन दिया हुआ। चंदा कहती, याद है बहना, रूपक तुझे दूंगी, लेकिन पहले तेरी शक्तियों से भोकाल को तो लाने दो। अमावस्या कहती, ले, भोकाल के आने में अब क्या देर है। परछाइयों को बचाने के लिए अपनी हर शक्ति का प्रयोग कर चुका है, लेकिन उनकी शक्तियाँ बेकार गई है, इसलिए अब उसे तेरा पति और मेरा जीजा बनने से कोई रोक नहीं सकता। तभी अमावस्या सोचती है, हाय, मैं जब रूपक से सुंदरता पाकर भोकाल के श्री के सामने जाऊंगी तो वह मेरी जैसी सुंदरशाली पाकर खुश होंगी। दोनों बहनें अपने अपने सपनों में साकार होते देख रही थी।